आज मान्यवर कांसीराम साहब का जन्मदिन है। 1934 में उनका जन्म हुआ। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए, आज़ाद भारत की राजनीति को देखिए। एससी एसटी को रिजर्वेशन मिल चुका था, जनरल कैटेगरी के लोगों का देश की राजनीति पर कब्जा था। एससी एसटी सीट पर लोग अपने नौकरों को जिताते थे। मुख्यमंत्री के नाम पर कभी कभी कांग्रेस उस समय टोकनिज्म करती थी। यूपी जैसे बड़े राज्य की बात करें तो नेहरू के समय सारे सवर्ण मुख्यमंत्री, उसके बाद इंदिरा गांधी के समय सारे सवर्ण मुख्यमंत्री, राजीव गांधी के समय भी सारे मुख्यमंत्री। लेकिन इससे भी बड़ी बात, उस समय की राजनीतिक पार्टियों को देखिए। कांग्रेस में सवर्ण समाज का वर्चस्व, जनरल कैटेगरी का वर्चस्व, लेफ्ट में जनरल कैटेगरी का वर्चस्व। अब जाकर लेफ्ट ने डी राजा को अपना जनरल सेक्रेटरी बनाया है। मतलब उसमें भी ज्योति बसु या चतुरानंद मिश्र या सीताराम येचुरी। तो लेफ्ट में भी सवर्ण वर्चस्व, कांग्रेस में भी सवर्ण वर्चस्व, बीजेपी में भी अटल आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का वर्चस्व। ये छोड़ दीजिए, ये तो फिर भी जनता दल, जो पार्टी कांग्रेस के खिलाफ बनी, जो पार्टी सामाजिक न्याय पर बनी, उसके भी नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण यादव, लोहिया, समाजवादी पार्टी के गढ़ में लोहिया। जब इस देश में एससी एसटी के लोग तो चुन के आ रहे थे, लेकिन जनता दल के नाम पर भी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो चंद्रशेखर, बीपी सिंह, मोरारजी देसाई। मतलब इस देश में किसान कहीं नहीं थे। जब एक बार किसान के वजह से चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने तो महीने भर भी सरकार नहीं चली। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दरअसल मान्यवर कांसीराम साहब एससी समाज से थे, लेकिन उनके राजनीतिक आंदोलन का सबसे ज़्यादा फायदा जो मिला वो ओबीसी को मिला। 4000 जाति, कुर्मी, कुशवाहा, यादव, प्रजापति, जो तमाम ओबीसी की जातियां हैं, जिनको आज राजनीतिक प्रतिनिधित्व 50% तक मिला है, उनको मिला। और कैसे इस देश की राजनीति बदली वो समझिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 412 सीट जीतकर राजीव गांधी अपने उफान पर थे। मान्यवर कांसीराम साहब ने पहले DS4 बनाया, फिर वामसेब बनाया। वो बहुजन समाज की राजनीतिक जड़ें सींच चुके थे और उसके बाद उन्होंने बीएसपी बनाई। और उनका मुद्दा क्या था? 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, जो जगदेव बाबू ने नारा दिया था, उस नारे को वो अमली जामा पहना रहे थे। सोचिए, बाबा साहेब ने जो एससी एसटी को समाज जो संवैधानिक अधिकार दिया था, उस पर लोग अपने नौकरों को जिताते थे, जब तक बीएसपी नहीं बनी थी या जब तक मान्यवर साहब नहीं आए थे। ओबीसी का कोई नाम लेवा नहीं था। आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी एससी एसटी और ओबीसी और किसान मिला दीजिएगा तो टोटल 50% संख्या पहुंची है सांसदों की, विधायकों की। राज्यसभा में तो ये भी नहीं है और विधान परिषद में तो ये भी नहीं। जहां चुनाव होता है, चुनाव से जो जीत कर आते हैं, एससी एसटी ओबीसी मिलाकर 50% का आंकड़ा अब जाकर पार हुआ है। और 1932 के जाति जनगणना को छोड़ दीजिए, अगर उसके हिसाब से भी, या बिहार की इस बार जो जाति जनगणना हुई, या अभी जो तेलंगाना में जाति जनगणना के आंकड़े जारी किए गए हैं, उसके हिसाब से 90% आबादी एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यक, मतलब दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, मुसलमान और किसानों की है। लेकिन उनको राजनीति में कितनी जगह मिलती है? सिर्फ अभी भी 50, मतलब 90% लोग सिर्फ 50% में हैं। और इसी का नतीजा है कि 10 लोगों के पास 90 रोटी है, 90% संसाधन है, 90% संपत्ति है, और 90% लोगों के पास सिर्फ 10% संसाधन है, 10% संपत्ति है। इसलिए मान्यवर साहब कहते थे कि राजनीति जो है, सत्ता जो है, वो मास्टर की है, हर ताले की चाबी है। अब सोचिए, उस समय सारे दलों पर सवर्ण वर्चस्व था। जनता दल पर किसका मधुदंडवते, समाजवादी विचार पर किसका कब्जा? राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, ये सब सवर्ण समाज से थे। ठीक ठाक चल रहा था। लेफ्ट भी उनका, कांग्रेस भी उनका, बीजेपी भी उनका, और सेकुलर भी उनका। सेकुलरों में भी बीपी सिंह, चंद्रशेखर जी का वर्चस्व था। यहीं से जो लड़ाई जगदेव बाबू लड़ रहे थे, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है,
जो लड़ाई अर्जक संघ के रामस्वरूप वर्मा लड़ रहे थे और समाजवाद के नाम पर वो लोहिया को चैलेंज कर रहे थे, उस लड़ाई को मान्यवर कांसी राम साहब ने घर घर तक पहुंचाया। जो लड़ाई सर छोटू राम लड़ रहे थे, उस लड़ाई को घर घर पहुंचाया। जो बाबा साहब ने संवैधानिक अधिकार दिया था, मान्यवर कांसी राम साहब ने उसको सींचने का काम किया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 90 का वो दौर न होता, मान्यवर कांसी राम साहब का आंदोलन न होता और मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने की मांग न होती, जो मंडल साहब ने जो शिल्पकार थे मंडल कमीशन के, उन्होंने जो सिफारिश लागू दी थी, कब लंबे समय से कालेकर कमेटी से लेकर मुंगेरी लाल कमेटी तक की सारी रिपोर्ट ठंडे बस्ते में थी। उसी दौर में एक तरफ थोड़ी बहुत कोशिश की थी जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर ने, और उन्होंने बिहार में इसका बीज लगा दिया था। उन्होंने बिहार में इसका बीज लगा दिया था और पिछड़ा अति पिछड़ा को उन्होंने रिजर्वेशन दे दिया था, लेकिन वो सिर्फ मुख्यमंत्री थे बिहार के, बिहार तक कर पाए। मान्यवर साहब ने इस पूरे आंदोलन को रामस्वरूप बाबा साहब के संविधान और उसके बाद जगदेव बाबू की शहादत, रामस्वरूप वर्मा का विचारधारा और भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर का वो ताकत जो ओबीसी को उन्होंने दिया था, पूरे देश में साइकिल से घूम घूम कर उन्होंने कहा कि या तो कुर्सी खाली करो या मंडल कमीशन लागू करो। और इसी का नतीजा हुआ कि उसी दौर में इस देश को ओबीसी नेता मिलने लगे। तब शरद यादव का पदार्पण होता है मजबूती से, रामविलास पासवान, लालू यादव, करुणानिधि और तमाम लोग राजनीति की नई लकीर खींचने लगते हैं और तभी कुछ पिछड़े मुख्यमंत्री बनते हैं। सोचिए, तब मीडिया कहना शुरू कर देता है कि यह राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, जबकि राजनीति का पैसाकरण हो रहा था। और इस तरह से राजनीति का पैसाकरण कर दिया कि फिर कोई कांसी राम न बन पाए और कोई साइकिल से अपने समाज को न खड़ा कर दे। तो मैं फिर कह रहा हूं, बाबा साहेब के संवैधानिक अधिकारों की वजह से एससी एसटी को लोकसभा विधानसभा में रिजर्वेशन तो मिल गया था, लेकिन उनको मजबूत उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे, मजबूत कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे। कांग्रेस के दौर में भी टोकनिज्म था, नहीं तो बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री होते, खैर चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री होते, लेकिन जब बनने की बारी आई तो मोरारजी देसाई बन गए, फिर चंद्रशेखर बने, फिर वीपी सिंह बने। लेकिन बात आगे बढ़ी, मान्यवर कांसी राम साहब न होते, उसी समय आज जो ओपी राजभर, सोनीलाल पटेल, ये सारा जो आप ताकतवर बहुजन नेता देख रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए, लालू प्रसाद यादव के साथ, मुलायम सिंह यादव के साथ, सारे जगह उन्होंने एससी एसटी ओबीसी के लोगों को कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये वही नारा था। उसके बाद उन्होंने नारा दिया, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम, वोट से लेंगे सीएम पीएम। मान्यवर साहब की अगर राजनीति ना आती, मान्यवर साहब ने सेक्रीफाइस न किया होता, तो ओबीसी की राजनीति आज इतनी आगे ना आती। लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूं, जो हमारी नई राजनीतिक पौध है, कि जब सोशल मीडिया नहीं था, जब हमारा समाज इतना पढ़ा लिखा और जागरूक नहीं था, जब मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ था, तब मान्यवर साहब ने एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यक दलित पिछड़े के नाम पर राजनीति की और सफल हुए। क्या पंजाब, क्या मध्य प्रदेश, क्या दिल्ली, क्या बिहार, क्या यूपी, क्या उत्तराखंड, क्या दक्षिण भारत, हर जगह से सीट जीत के आने लगे थे। लेकिन उसके बाद मीडिया माफिया उनके पीछे पड़ गया, उनको तरह तरह से बदनाम किया गया। और आज भी बहुजन समाज के जो नए नेता हैं वो मीडिया के दबाव में हैं और वो सीधे सीधे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, जगदेव बाबू का नारा भूल गए, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मान्यवर साहब का नारा भूल गए और कोई A to Z करने लगा तो किसी ने न जाने क्या क्या किया, क्योंकि विचारधारा की कमी थी। और इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि जिस पार्टी में, जिस लोग में विचारधारा की कमी होती है, उनकी राजनीति बहुत लंबा नहीं चल पाती है। तो मैं कह रहा हूं कि मान्यवर कांसी राम साहब न होते तो ओबीसी की भागीदारी न होती और ओबीसी की राजनीति तेज न होती। वक्त आ गया है, आज जिस तरह से कांग्रेस ने 60 साल राज किया, उसी आधार पर बीजेपी राज कर रही है, बस टोकनिज्म के आधार पर अधिकार दे रही है। लेकिन तमाम मुख्यमंत्री दे रही है, लेकिन तमाम बहुजन समाज के लोगों के रिजर्वेशन खत्म हो रहे हैं, संवैधानिक अधिकार खत्म हो रहे हैं।
मैं फिर कह रहा हूं वही समय है। और जब 90 के दशक में जब सोशल मीडिया नहीं था, जब पूरी तरह से मनुवादी मीडिया मान्यवर साहब के खिलाफ थी, उसके बाद भी उन्होंने शोषित वंचित समाज के नेताओं को एकजुट किया, गठजोड़ किया, क्योंकि वो सड़कों से खाक छान कर आए थे और सड़कों की विचारधारा उनके साथ थी। आज समय बदल गया है और आज अगर बहुजन समाज के युवा नेता SC ST OBC किसान अल्पसंख्यकों के राजनीतिक मुद्दे पर, सामाजिक मुद्दे पर, संवैधानिक मुद्दे पर लड़कर चुनाव लड़े तो इनको कोई नहीं हरा सकता है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि वोट तो SC ST OBC किसान अल्पसंख्यकों के पास है, जनरल कैटेगरी के पास तो सिर्फ संसाधन है, पैसा है। बस जरूरत है मान्यवर साहब वाले फॉर्मूले को लगाने की, और इसीलिए उनको राजनीति का रसायन शास्त्री कहा जाता है। और राजनीति के रसायन शास्त्री ने अकेले अपने दम पर साइकिल से चल चल के एक देश को राष्ट्रीय पार्टी दिया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज के जो परिवार से आए नेता है, जो युवा नेता है, कहीं ना कहीं उनको विचारधारा की कमी है, सड़कों की खाक नहीं छानी है। इसीलिए न तो वो मुलायम सिंह बन पा रहे हैं, न लालू यादव बन पा रहे हैं, न शिबू सोरेन बन पा रहे हैं, न करुणानिधि बन पा रहे हैं। जो विचारों से लैस होगा, जो बहुजन समाज की नीति रीति को जानेगा, जो जगदेव बाबू, बाबा साहब अम्बेडकर, फूले, साहू, अम्बेडकर, पेरियार को जानेगा, जो रामस्वरूप वर्मा की आइडियोलॉजी को जानेगा, वही संविधान को मजबूत करेगा। मान्यवर साहब ने एक और बड़ा काम किया, तमाम बहुजन महापुरुषों को उकेड़ दिया। सोचिए, बुद्ध के बाद जिस लड़ाई को कबीर आगे बढ़ा रहे थे, रविदास महाराज आगे बढ़ा रहे थे, जिस लड़ाई को फूले आगे बढ़ा रहे थे और बाबा साहब आगे बढ़ा रहे थे, इन सब को घर घर पहुंचाया मान्यवर कांसीराम साहब ने। सांस्कृतिक चेतना और राजनीतिक चेतना, ये जो उनका पहले का आंदोलन है DS4 और बामसेफ, उसने क्या किया? सर छोटू राम से लेकर संत गाडगे से लेकर साहू जी महाराज से लेकर तमाम शोषित वंचित समाज के जो महापुरुष हुए, आज लोग संभाजी महाराज पर फिल्म बनाकर जो बकैती कर रहे हैं, संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज की समाधि को ज्योतिबा फूले ने खोजा था। संभाजी पूरे महाराज के इतिहास को बाबा साहब अम्बेडकर ने भीमा कोरेगांव जाकर उजागर किया था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मराठाओं की सत्ता गई तो मुगलों ने राज नहीं किया, पेशवा कैसे आ गए? तो तमाम सांस्कृतिक राजनीतिक चेतना फैलाई, पेरियार लड़ाई सिंह यादव को जिंदा किया, रामस्वरूप वर्मा हो या जगदेव बाबू हो, इन सब के शहादत के मेले लगते थे, इन सब की किताबें बंटवाई गई। तो मान्यवर कांसीराम साहब ने सामाजिक चेतना से लैस किया समाज को, सांस्कृतिक चेतना से लैस किया, और उसके बाद राजनीतिक सत्ता की चाबी भी दिलवाई। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि समय बदलेगा, राजनीति महीन पिसती है, लोकतंत्र की चक्की है महीन पिसती है। अगर आज भी SC ST OBC के नेता जो अपने परिवार से विरासत लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अगर उन्होंने सड़कों का नेता को मौका देना शुरू कर दिया, आप सोचिए, अगर मान्यवर साहब का क्या बैकग्राउंड था? न पैसा था, न राजनीति में कोई था। मुलायम सिंह जी का क्या बैकग्राउंड था? न पैसा था, न राजनीति में कोई था। लालू जी का क्या बैकग्राउंड था? न पैसा था, न राजनीति में कोई था। रामविलास जी का क्या बैकग्राउंड था? करुणानिधि का क्या बैकग्राउंड था? शिबू सोरेन का क्या बैकग्राउंड था? भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर का क्या बैकग्राउंड था? न पैसा था, न परिवार से कोई राजनीति में था। उनके विचार थे जो बाबा साहब के विचार थे, फूले पेरियार अम्बेडकर के विचार थे, जो जगदेव बाबू के विचार, जो साहू फूले के विचार थे, विचारों से लैस थे और सड़कों की खाक छानी थी। तमाम बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों को अगर राजनीति में बने रहना है तो ऐसे सड़कों पर संघर्ष करने वाले लोगों को विधानसभा और संसद भेजना पड़ेगा, ताकि समाज का वो दोबारा भरोसा जीत सके। नहीं तो उनके खिलाफ मीडिया भी है, मनुवाद भी है, और जातिवाद का इस्तेमाल भी उनके खिलाफ किया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, देर सवेर इस देश में लोकतंत्र जीतेगा, संविधान मजबूत होगा। अगर मान्यवर साहब के राजनीतिक फॉर्मूले को अपना लिया गया तो संविधान भी मजबूत होगा, लोकतंत्र भी मजबूत होगा, ये देश भी मजबूत होगा, विज्ञान भी मजबूत होगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।